आवाज़ कंफर्म कर देंगे कि आवाज़ बिल्कुल अच्छी आ रही कि नहीं, आपके पास क्लियर है, बोर्ड क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसको आप देख लेंगे। क्लियर बोर्ड होना ज़रूरी है क्योंकि डायग्राम्स बनेंगे तो एकदम आसानी से आप लोगों को दिखना चाहिए। हम पूरा लेक्चर को डायग्रामेटिक फॉर्म पे ही करेंगे, हो सके तो आप पेज को आड़ा कर दें तो शायद आपके एक पेज में पूरा जानकारियाँ लिखा सकती है। डिपेंड करता है कि हम लोग जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे जिन जिन पार्ट्स के, उसको देखेंगे। हम लोगों ने पिछले बार में एक चीज़ देख लिया है कि ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा इनिशिएट किया था। हम लोगों ने ब्रेन सेल्स के बारे में पढ़ लिया था, है ना। और अब हम लोग देखते हैं कुछ नर्वस सिस्टम के सेल्स के बारे में, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अब हम लोग धीरे धीरे करके सिस्टम्स पढ़ते जाएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन हम लोग पढ़ने वाला है, ह्यूमन ब्रेन की बात हम लोग करेंगे। तो आपको मैं पिछले बार बता रहा था कि जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो एज इट इज ही रहेंगे, है ना। तो मैं पिछले बार आपको बताया कि ब्रेन या नर्वस सिस्टम की जो फॉर्मेशन है वो एक ट्यूब से होती है, जिसका मतलब न्यूरल ट्यूब कहते हैं। ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरल ट्यूब कहते हैं। इस न्यूरल ट्यूब के 3 डिविजन्स होंगे। इस न्यूरल ट्यूब के टोटल 3 डिविजन्स होंगे। टिप पोर्शन पे हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था इसको, ठीक। तो ये एक हो गया, दूसरे को दूसरे कलर से बना लेते हैं, ठीक। और फिर ये दूसरा हो गया। उसी प्रकार से हम लोगों के पास ये तीसरा हो गया, है ना। तो पहले मेन डिवाइड हुए ये न्यूरल ट्यूब, और इस डिवीजन के बाद ये जो एक ट्यूब बना रहा हूँ ये एक्चुअल में स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का। तो जितने भी नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो न्यूरल ट्यूब से ओरिजिनेट होते हैं। सेंट्रल न्यूरल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, है ना। और ब्रेन की कवरिंग के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, ठीक। जो भी डाउट होगा आप मेरे को क्लियर कट मैसेज कर दे, तो फिर मैं बाकी बात देख लूँगा। तो इस न्यूरल ट्यूब में केवल तीन विभाजन हुए, ठीक। और इस 3 विभाजन में एक लंबा सा ट्यूब देखने को मिला, ये फॉर्मेशन करेगा स्पाइनल कॉर्ड का। तो सब जितने भी सिस्टम्स हैं ये सब पूरे के पूरे किसमें से हो रहे हैं, ये न्यूरल ट्यूब से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन भी बोलेंगे तो वो पूरे न्यूरल ट्यूब से बने, स्पाइनल कॉर्ड भी बना वो न्यूरल ट्यूब से बना, ठीक। जो पहला वाला पार्ट डिवीजन पे कहला दिया गया, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे प्रोसेंसिफिलॉन। क्या कहेंगे, प्रोसेंसिफिलॉन, ठीक। फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट को हम लोग कहेंगे मीसेंसिफिलॉन, है ना। और थर्ड वाला पार्ट को बोलेंगे रॉबेंसिफिलॉन। क्या क्या तो पढ़ाने लग गया लग रहा है। तो न्यूरल ट्यूब में टोटल 3 डिविजन्स हुए, है ना। एक स्पाइनल कॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, तो सबसे पहला वाला प्रोसेंसिफिलॉन कहलाया, उसके बाद मीसेंसिफिलॉन, उसके बाद फिर रॉबेंसिफिलॉन। तो ये आप लोगों को ध्यान पे रखना है, ठीक। एक बात और कि प्रोसेंसिफिलॉन जो है ये पहला वाला पार्ट है, मान के चलो ये आप भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला वाला पार्ट है ये ब्रेन का 4 ब्रेन बनाएगा, ठीक। ये ब्रेन का 4 ब्रेन स्ट्रक्चर बनाएगा। उसी प्रकार से मीसेंसिफिलॉन जो है वह मिड ब्रेन बनाएगा, और उसी प्रकार से जो तीसरा है वह बनाएगा हाइंड ब्रेन। तो टोटल ह्यूमन ब्रेन को हम लोग 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। जो सामने की तरफ होता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि 4 ब्रेन कह रहे हैं, हाइंड ब्रेन पीछे वाला हिस्सा होता है, दोनों के बीच वाला जो हिस्सा हो गया वो एक्चुअल में मिड ब्रेन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये 3 सेक्शन आप लोगों को देखने को मिले। न्यूरल ट्यूब में 3 डिविजन्स हुए, एक प्रोसेंसिफिलॉन, मीसेंसिफिलॉन, रॉबेंसिफिलॉन। ध्यान से पढ़ते जाइए सब,
है ना, थ्योरी वाइज ना पढ़े, डायग्रामेटिक वाइज पढ़ेंगे हम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम बहुत अच्छे से पढ़ सकेंगे। थोड़ा डिटेल हो सकता है ना, थोड़ा सा डिटेल में मैं चले जाता हूँ, आप लोगों को उतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं, क्या पता कहीं आगे काम आपको आ जाए, है ना, तो ध्यान पे रखे रहना इन चीज़ों को। तो प्रोजेंसिफिलॉन, मीजेंसिफिलॉन और ऑब्जेंसिफिलॉन, अगर आप इसको भूल भी गए कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। ये बात हम लोग पढ़ लिए, ठीक। नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें तो इस पूरे डिविजन्स में, है ना, फर्स्ट और जो थर्ड वाला है प्रोजेंसिफिलॉन और रोबेंसिफिलॉन, या फिर फोर ब्रेन या हाइंड ब्रेन, ये इसके और 2 पार्ट्स में विभाजन होंगे, ठीक है, इसके 2 पार्ट्स में और विभाजन होंगे, ठीक। प्रोजेंसिफिलॉन में 3 होता है, लेकिन फिलहाल अभी 2 ध्यान पर रखते हैं, है ना, 3 होता है, अभी फिलहाल 2 पढ़ते हैं आपके लेवल पे। और हाइंड ब्रेन में भी 2 होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने पहला वाला सेक्शन बनाया, इसको अगर मैं 2 इस तरह से बना दूं, ये देखो, ये इस तरह से, उसके बाद फिर मैंने येलो कलर का सेक्शन केवल 1 रहेगा बोला, इसलिए मैं केवल 1 रख दिया। उसके बाद ये जो थर्ड वाला सेक्शन है, ये वाला अगेन 2 भाग में बटेगा। फिर उसके बाद एज इट इज कि ये स्पाइनल कॉर्ड बनाने का काम करेगा। देखो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये भी ध्यान पे रखे रहना, ठीक है। अब देखो, ये पूरा जो सेक्शन रहा था, ये प्रोजेंसिफिलॉन का था, ये था मिड ब्रेन का था, ये क्या था, हाइंड ब्रेन का था। ये किसका हो गया, फोर ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन, ये हो गया हाइंड ब्रेन, ठीक। FMH जो पहला वाला बना। अब देखो होगा क्या, ये जो पहला वाला जो सेक्शन है, जिसको मैं राउंड करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मैं जो राउंड करने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो सेक्शन, इसको मैं फोकस करूं, इसके दोनों हिस्से बड़े होने लग जाते हैं। कंपैरेटिवली जो सेकंड डिवीजन उसी सेक्शन का हुआ है, वो उतना डिवाइड नहीं करता। सीधी सी बात है, इसमें ये थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ये नहीं करेगा तो ये पार्ट बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, होगा, सीधी सी बात है, हो जाएगा। तो ये सेक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो कंपैरेटिवली जो है ये थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट हो गया इस तरह से। इसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो छोटा रह गया, ठीक है। इसके बाद मिड ब्रेन वैसी का वैसे ही रह गया। उसी प्रकार से हाइंड ब्रेन का जो सेक्शन है वह भी इस तरह से 2 पार्ट बटा हुआ था, ग्रो करना स्टार्ट किया। उसके बाद ये सीधा एक स्पाइनल कॉर्ड बना दिया, कुछ नहीं हुआ। पहले क्या हुआ, फोर ब्रेन का एक सेक्शन को हमने बड़ा कर दिया, उसके बाद सेकेंड सेक्शन फोर ब्रेन का वैसे ही रहा, फिर मिड ब्रेन में वैसे ही का वैसा रह गया, हाइंड ब्रेन में ऐसा हो गया, ठीक। अब होगा क्या, एक चीज ध्यान पे रखिएगा, ये जो बड़ा हिस्सा है वो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो पार्ट सबसे बड़ा होता है ये वाला पार्ट होगा, जो कि फोर ब्रेन का ही पार्ट है। इस बड़े पार्ट को हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। इसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम। तो सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन उस स्ट्रक्चर में वो है सेरिब्रम। ध्यान रखे रहना, सेरिब्रम जो है वह लार्जेस्ट पार्ट कहलाएगा, ठीक। सेकेंड सेक्शन में बता रहा हूं, जो फोर ब्रेन से ही रह गया, फोर ब्रेन का ही पार्ट है, उस पोर्शन को हम लोग कहेंगे डायेंसिफेलॉन। डायेंसिफेलॉन एक्चुअल में सेरिब्रम वाला पार्ट टीलेंसिफेलॉन के नाम से भी जानते हैं अपन इसको। क्या क्या बोला, ठीक। फोर ब्रेन 2 भाग में विभाजित हो गया, एक हो गया हमारे पास टीलेंसिफेलॉन, दूसरा हो गया डायेंसिफेलॉन। टीलेंसिफेलॉन सेरिब्रम वाला पार्ट बना रहा है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम, डिटेल में पढ़ेंगे इसको।
उसके बाद डायंसिफेलॉन, ठीक है, उसके बाद डायंसिफेलॉन, उसके बाद मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन जो है वो दो पार्ट में बढ़ गया था, उस दो पार्ट में भी दो सेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिससे आप बोलोगे एक हिस्सा हो गया मेटेंसिफेलॉन और सेकंड हो गया माइलेंसिफेलॉन। हे भगवान क्या क्या बता रहा है, ठीक, इसको याद नहीं रख सकोगे कोई दिक्कत नहीं है। मेटेंसिफेलॉन और एक हो गया माइलेंसिफेलॉन, ठीक, क्या क्या बोला, मेटेंसी, METEN है नहीं, सॉरी METEN, मेटेंसिफेलॉन। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, शुरुआत से देखते हैं एक बार फटाक से। न्यूरल ट्यूब 3 डिवीजन, क्या चीज मिड ब्रेन में आएगा, ये तो मिड ब्रेन ही है, टीलेंसिफेलॉन जो है ये सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन, डायंसिफेलॉन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एक अलग पार्ट हो गया, और हाइंड ब्रेन में आपके पास मेटेंसिफेलॉन और माइलेंसिफेलॉन आ गया। हाइंड ब्रेन में हम लोगों के पास मेटेंसिफेलॉन या फिर माइलेंसिफेलॉन हो गया। क्लियर हुआ, कोई मैडम ने पूछा है शायद, है ना। मेटेंसिफेलॉन हाइंड ब्रेन में आएगा मैडम, ठीक है, मेटेंसिफेलॉन जो है वह हाइंड ब्रेन में आएगा। अब इस मेटेंसिफेलॉन से ब्रेन के 2 पार्ट्स बनेंगे, ब्रेन के 2 पार्ट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों, ये आप लिखते जाना, या फिर आप बोल सकते हैं इनडायरेक्टली देखेंगे हम लोग, पॉन्ड्स मत लिख देना ना, पाउडर हो जाएगा नहीं तो। सेकंड सेरिबेलम, अब ये बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन आपको पैदा कर सकता है कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। आपके दिमाग में सेरिब्रम भी रहेगा और सेरिबेलम भी रहेगा, दोनों ऑप्शन में रहेंगे, 100% रहेंगे। अगर वो आपसे पूछा तो पक्का ये दोनों रहेंगे ही, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेरिब्रम जो है वह लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट होगा, ये ध्यान पे रखे रहना। उसी प्रकार से माइलेंसिफेलॉन से एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसको अपन बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपको ब्रेन वाइज देखेंगे। तो वाकई में फोर ब्रेन का पास कौन कौन से पार्ट है, सेरिब्रम और डायंसिफेलॉन, ठीक है। मिड ब्रेन है दूसरा, तीसरा क्या हुआ, हाइंड ब्रेन में हम लोगों के पास टोटल 3 स्ट्रक्चर्स है, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में हम लोगों के पास टोटल 3 सेक्शंस, 3 सेक्शन में भी उसके सब पार्ट्स आपके स्ट्रक्चर वाइज बता दिया। सेरिब्रम फोर ब्रेन, डायंसिफेलॉन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एक अकेला, ठीक, और हाइंड ब्रेन में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमको फंक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ना है इसके, ठीक, फंक्शंस इन सब के बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी इनका लोकेशन कैसा होता है ये मैं आपको डायग्राम वाइज पढ़ा दूंगा, ठीक है। इन सब के फंक्शंस अच्छे से पढ़ना है। डायंसिफेलॉन में और स्ट्रक्चर्स अभी आने वाले हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है तो आप लोग मेरे को थोड़ा सा हिंट कर दो, इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। तो ये मेटेंसिफेलॉन जो है, मेटेंसिफेलॉन एक्चुअल में हाइंड ब्रेन वाला पार्ट है, ये ध्यान पे रखे रहना। ठीक है, चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग सेरिब्रम को सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक, सेरिब्रम को सबसे पहले पढ़ते हैं।
तो सेरिब्रम एक हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे। लास्ट में इकट्ठे फंक्शंस पढ़ लेंगे सबके, ठीक है। पहले सबके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो सेरिब्रम में तो आप सबसे पहले लिख सकते हो कि ये लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, सबसे लार्जेस्ट पार्ट ह्यूमन ब्रेन का, लगभग 2/3 हिस्सा ब्रेन का, लगभग 2/3 हिस्सा ब्रेन का जो है वह सेरिब्रम बनाता है। एक व्यवस्था और मैंने प्लानिंग करी है कि एक दिन मेरे पास 10 साल के जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, 10 साल में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लोग इकट्ठे क्लास में कवर अप कर लेंगे, ये भी देख लेंगे ताकि हमको आइडिया रह सके। जितने भी छत्तीसगढ़ बीएससी में 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस बायोलॉजी से आए उसका हम लोग एक पीडीएफ बना लेंगे, पीडीएफ बना करके हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द ये करेंगे, लेकिन पहले कुछ हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करने में आसानी रहेगा, ठीक है। तो सेरिब्रम जो है ये वाला सेक्शन 2/3 जो है ब्रेन का बनाएगा, ठीक। मोस्ट डेवलप्ड या फर्स्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन अगर आप पूछेगा तो सेरिब्रम सबसे मोस्ट डेवलप्ड, बहुत ज्यादा ही डेवलप्ड, या फिर फर्स्ट डेवलप्ड अगर कोई पूछेगा तो आप सेरिब्रम ही डालोगे। फर्स्ट डेवलप्ड या फिर फर्स्ट डेवलप या मोस्ट डेवलप पार्ट जो है ये एक्चुअल में सेरिब्रम वाला ही हिस्सा होता है। लार्जेस्ट पार्ट 2/3 हिस्सा ब्रेन का, मतलब पूरे स्ट्रक्चर में 2/3 आपको सेरिब्रम ही देखने को मिल जाएगा, ठीक। ये हम लोगों ने क्या किया है पता है, ये हम लोगों ने क्या किया है, इसको हम लोगों ने ऐसे काट दिया है, ब्रेन को ऐसे पकड़ा हुआ है उसको बीच से काट दिया है ऐसा, इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है ना। तो हम लोग भी वैसा ही करके इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे अभी। ये हिस्सा, ये जो हिस्सा जो डेवलप होना स्टार्ट हुआ है इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप खुद ही सोचो इसके 2 हिस्से हैं तो सामने से जुड़ जाएगा तो 2 इस तरह से देखने, गोल गोल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। ब्रेन अगर ऊपर में देखने की कोशिश करोगे तो आपसे गोल गोल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जो आपको मेन जो पार्ट देखने को मिलेगा वो सेरिब्रम ही रहेगा। मैं आपको अभी वीडियो में दिखाता हूँ कुछ देर बाद, है थोड़ी देर बाद चालू करते हैं ताकि आपको विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम भी ना हो, ताकि वो दिख कैसा रहे, है ना। तो वो चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप ब्रेन को ऐसी नॉर्मली देखोगे, पकड़ लिया ब्रेन आपने ऐसा, तो आपको बड़ा सा पार्ट आपको सेरिब्रम का ही देखने को मिलेगा। आपको ब्रेन कुछ इस तरह से दिखेगा, खोपड़ी टाइप का आपने देखा ही होगा। नहीं, वो स्ट्रक्चर नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा करके एक निकाला हमने, ब्रेन निकाल दिया तो ऐसा दिख रहा है हमको। तो ऐसे 2 स्ट्रक्चर देखने को हमको मिल रहा है। ये एक्चुअल में आपको सेरिब्रम का हिस्सा देखने को मिल रहा है। और ये सेरिब्रम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। और वो दोनों ही ये जो पार्ट है ये दोनों एक दूसरे से एक कॉर्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक। ये कॉर्ड से जुड़े हुए हैं, इस कॉर्ड को हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। किसकी बात कर रहा हूं? कॉर्पस कैलोजम। 2 पार्ट, इन 2 पार्ट्स को सेरिब्रम जो है वो 2 सेक्शंस में आप लोगों को इस तरह से देखना है। देखो ये मान के चलिए ये पूरा गोला है, इसको इस कॉर्ड ने अलग अलग कर दिया। ये पूरा गोला है, इसको आपने अलग कर दिया। तो ये जो आधा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है सर्कल का ना, है ना, ये जो दिख रहा है इसको अपन देखो एक स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर हो गया, इसको आपने आधा कर दिया, ये एक्चुअल में हेमिस्फीयर हो जाएगा। हेमी मतलब आधा और स्फीयर, तो ये दोनों ही हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर है। तो 2 हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है और ये सेरिब्रम का है, इस कारण से इसको अपन लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर हम लोग कहते हैं। तो सेरिब्रम जो है वो 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। और 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो जोड़ने वाले जो कॉर्ड है ना, जो 2 ऐसे हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे आप बोल सकते हो कि खांचा टाइप का दिखेगा हमको, है ना, उसको हम लोग कॉर्पस कैलोजम के नाम से जानते हैं, ठीक। तो एक ठीक एक्चुअल में ये कॉर्ड बोलने से अच्छा है कि ये नर्व ही फाइबर है। जो फाइबर जो हम लोग नर्व पढ़े ना वो ये रहता है
है ना। तो इसको अपन लोग कॉर्पस कैलोजम है, और कॉर्पस कैलोजम जो है वह मैमल या स्तनधारी जीवों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। आप समझ जाओगे कि हाँ ये दो स्पीयर है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये कॉर्पस कैलोजम ही है, तो ये बोले मैमल का ब्रेन है, जो अलग से मेन कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि हाँ ये ह्यूमन ब्रेन है। बताओ क्यों? कॉर्पस कैलोजम की वजह से। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम लोग अलग करके देखने की कोशिश करते हैं। एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम अलग करते हैं, वैसे दूसरा ही रहेगा। ठीक, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम लोग अलग करते हैं, फिर बाकी पार्ट्स में जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, ये एक हेमिस्फीयर को मैंने इस तरह से ऐसा बना दिया, इस तरह से एक ही को अलग करके दिखा रहा हूँ मैं आपको कि इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा हम साइड से देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से कैसा दिख रहा है, एक ही दिखेगा अपने को। तो ये साइड से हम लोग को कैसे ऐसे देखने को मिल रहा है। थोड़ा पीछे वाला हिस्सा है, इस कारण से हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये साइड से देख रहे हैं, बस सामने से हम लोग ऐसे देख रहे हैं। ठीक, ये वाला हिस्सा जो है ये साइड से देख रहे हैं ऐसा, केवल एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। तो हम लोगों को इसमें बहुत सारे लकीरें देखने को मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे लकीरें देखने को मिलेंगे ऐसे। ठीक, ये बहुत सारे लकीरें हम लोगों को इस तरह से देखने को मिलेंगे। आपने देखा भी होगा ब्रेन में इस तरह से लकीरें हम लोगों को देखने को मिलते हैं, है ना। इस लकीरें को हम लोग कहते हैं साइंस की भाषा में गायरी। क्या कहते हैं? गायरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गायरी। ठीक, और ऐसे ही बहुत सारे खांचे देखने को मिल जाएंगे इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में। बहुत सारे खांचे, ऐसे खांचे देखने को मिलते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, है ना। तो उस खांचों को हम लोग बोलते हैं सल्काई। तो लकीरों को आप लोगों ने क्या कह दिया? इंग्लिश में बोलेगा रिजेस, है ना, रिजेस, और खांचों को आप लोगों ने बोल दिया सल्काई। देखो, जिस व्यक्ति में गायरी और सल्काई दोनों ही ज्यादा होते हैं तो ब्रेन का सरफेस एरिया बहुत अच्छा हो जाता है ना। जिस व्यक्ति में गायरी और सल्काई ज्यादा रहेंगे वो हमेशा ही इंटेलिजेंट रहेगा। सही था। गायरी और सल्काई डिसाइड करता है इंटेलिजेंस के बेसिस पे। सरफेस एरिया बढ़ गया, इस कारण से इंटेलिजेंट पीपल के पास हम लोग देखने को मिलते हैं। ये ह्यूमंस में देखने को मिल रहा है, ये मोस्ट डेवलप्ड ह्यूमंस में रहते हैं, है ना, मोस्ट डेवलप्ड ह्यूमंस। इस कारण से इंटेलिजेंट लिविंग बींग्स में या जीवों में हम ह्यूमंस या मानव आते हैं, क्योंकि गायरी और सल्काई बाकी का कंपैरेटिव ऑर्गेनिज्म में हम लोग में बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड है, इस कारण से हम इंटेलिजेंट हैं। ठीक। अब देखो, मैं यहाँ पे सामने वाला हिस्सा देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सामने वाला हिस्सा, ये सामने हो गया, इधर साइड से ये सामने हो गया। इस वाले हिस्से को हम लोग कहेंगे सामने फ्रंट है, इस कारण से इसका नाम है फ्रंटल लोब। इसका हम लोग क्या कहेंगे? फ्रंटल लोब। ठीक, ये वाला हिस्सा फ्रंट, अगर आप इधर से देख रहे हो तो ये सामने वाला हिस्सा फ्रंटल लोब। ये कान के पास वाला हिस्सा ये वाला हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्पोरल लोब। इसका हम लोग क्या कहेंगे? टेम्पोरल लोब। यही नाम होते हैं, नाम में कोई वो नहीं होगा चेंजेस, क्योंकि टेक्निकली यही सब चीजें यूज हो रही है। क्या क्या बोला? सामने वाला हिस्सा फ्रंटल लोब, ये कान के पास वाला हिस्सा टेम्पोरल लोब कहलाएगा। ठीक, टेम्पोरल लोब कहलाएगा, है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये पीछे वाला हिस्सा, ये फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहलाता है पैराइटल लोब। सामने वाला फ्रंटल, फ्रंटल के पीछे वाला पैराइटल, टेम्पोरल के पीछे वाला ऑसिपिटल, ठीक। फ्रंटल
पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। अगर आप क्रेनियम का स्ट्रक्चर या ह्यूमन बॉक्स एक खोपड़ी का हिस्सा देखेंगे तो ये भी हम लोग उस समय पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में कि फ्रंटल लोब, वहाँ पे फ्रंटल पार्ट बोलेगा, वो पैरेटल पार्ट बोलेगा, ऑसिपिटल बोलेगा, ये टेम्पोरल बोलेगा। इन सब के अलग अलग फंक्शन सबको दे दिया गया है, पता है? इन सब के फंक्शंस अलग अलग सबको दे दिया गया है, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं हम लोगों के पास। ऑसिपिटल जैसे कि विजन में रिस्पॉन्सिबल होता है, टेम्पोरल जो है वो सुनने में मदद करता है, ये लोग, है ना? सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे अभी, है ना? पहले नाम तो जान लो। अब आप देख सकते हो कि फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब एक डिप्रेशन से सेपरेटेड है, नहीं? एक खांचा आपको इस तरह से देखने को मिल गया, इसकी बात कर रहा हूं, ये सेपरेट हुआ ना इससे। ठीक, एक सेपरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब के बीच में भी आपको एक सेपरेशन देखने को मिलेगा। तो पैराइटल और ऑसिपिटल, चेंज कर लेता हूं कवर, पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में भी आपको एक सेक्शन, एक लाइन देखने को मिलेगा जो इसको अलग कर रहा है। देखो ये लाइन जो है वो पैराइटल को ऑसिपिटल से अलग कर दिया। ठीक, दूसरा लाइन आप देखेंगे कि बोला ना लकीरें बहुत सारे और खांचे बहुत सारे, ये खांचों की बात कर रहा हूं भाई। ठीक, जो फ्रंटल और पैराइटल को अलग अलग कर रहे हैं। क्या क्या हो गया, टेंशन हो रहा है क्या तुम लोग को? फ्रंटल पैराइटल को अलग करने वाला एक खांचा, ठीक, पैराइटल और ऑसिपिटल को अलग करने वाला एक खांचा। उसके बाद टेम्पोरल और एक हिसाब से टेम्पोरल और फ्रंटल लोब को अलग करने वाले एक खांचे में, बोला बहुत सारे खांचे, सब खांचे को सल्काई कहते हैं। ठीक, अब नाम देखते जाओ, है ना? इस फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब को अलग करने वाला कहलाता है लैटरल सल्काई या लैटरल सल्कस, हम लोग इसको कहेंगे। ये क्या है कि एक वचन बहुवचन का अंतर है उसमें। उसी प्रकार से पैराइटल और ऑसिपिटल लोब के बीच में जो डिफरेंस देखने को आपको मिल रहा है, ये जो सेपरेशन देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअल में पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस कहते हैं। क्योंकि पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस कहने का मतलब ये है कि ये पैराइटल और ऑसिपिटल को सेपरेट कर रहा है, बस। ये हो गया लैटरल सल्कस, ठीक, और ये वाला पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। और जो फ्रंटल और पैराइटल को अलग कर रहा है, इसका नाम है, इजी वाला बताऊं क्या? सेंट्रल सल्कस, लिख लो इसको, अपन सेंट्रल सल्कस के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसका नाम रोलैंडिक सल्कस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इतना तो आइडिया हो गया होगा ना कि लकीरों को हम लोग क्या कह रहे हैं, इनमें लकीरें होती हैं, इनको भी ध्यान पे रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये थोड़ा सा डिटेल है और कुछ नहीं है, ठीक। तो ये केवल एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को मैंने अलग किया है। कहाँ से? यहाँ से एक कोई अलग किया, दूसरा भी उस पार है ना, ये इधर हो गया तो इधर हो गया, एक सामने में फ्रंटल, पीछे ऑसिपिटल, कान के पास टेम्पोरल, इधर पे हमारे पास क्या बोलते हैं पैराइटल, हो गया। एक खोपड़ी निकाल लो भाई, साइड से देख लो, ये सब चीजें लकीरें देखने को मिल रही है तो वो गहरी है, खांचे देखने को मिल रहे हैं वो सल्का ही है, बस इतनी ही बात है हमारे पास। तो इतने सारे सेक्शंस आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। देखो अब इसमें से अगर आपसे पूछेगा फ्रंटल लोब जो है वो लार्जेस्ट रहेगा, तो सेरिब्रम में हमारे पास 4 लोब्स आप लोगों के पास है, लेकिन टोटल होते हैं 5, है ना। एक फ्रंटल लोब, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, 5वां लिख लो, इसके बारे में ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई है भाई, इस कारण से इसका अपन लोग इंसुला का लोब कहते हैं, इंसुलर लोब। तो 5 लोब्स में डिवाइडेड है, किसमें? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक की बात कर रहा हूं, दोनों की नहीं, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर 5 लोब्स में डिवाइडेड है, एक फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल और एक इंसुला, 5 लोब्स में। ये पॉइंट आप लोग ध्यान पे रखे रहना, बाकी भूल जाओगे तो बन जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ध्यान पे रख लो, सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 हो गए, ठीक, 2 खोपड़ी में इधर हो गए, एक राइट वाला हो गया, एक लेफ्ट वाला हो गया, है ना, एक राइट वाला हो गया, एक लेफ्ट वाला हो गया। जो आदमी राइट हैंडेड है ना, राइट हैंडेड,
उसमें लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट रहेगा, है ना, ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। और जो लेफ्ट हैंडेड है ना, उसके में राइट हैंडेड वाला जो राइट साइड वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। डोमिनेंट समझते हो ना, डोमिनेंस हो रहा है उसके ऊपर, है ना, दोनों के बीच में, लेफ्ट हैंडेड वाले में राइट और राइट वाले में लेफ्ट, है ना। तो हम, मैं जैसे कि सीधा हाथ से लिख रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट वाला डोमिनेंट है, ये भी ध्यान पे रखे रहना आप लोग। बना लो भाई, आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पूछना है तो पूछ लो। थोड़ा से नाम नए दे लग रहे होंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें तो सब काम हो जाएगा। आराम से बना लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो मेरे से ज़रूर पूछो, कि कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बना लिए। जो दोनों हाथ से लिखते हैं उनमें दोनों डोमिनेंट होगा मैडम। अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा आइडिया इससे आपको हो सकता है, हाँ। ये आप देख सकते हो कि बहुत सारे आप लोगों के पास लाइंस इस ये ब्रेन में देख सकते हैं आप। एक सेकेंड, तो आप देख सकते हो कि कितने सारे खांचे इस ब्रेन पे दिख रहा है आपको। क्या क्या बोल रहा हूँ देखो, ये आप देख सकते हो कि बहुत सारे लकीरें आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मैंने यूट्यूब से लेक्चर ही उठाया है इसको। तो ये देखो बहुत सारे लाइंस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। सब गायरियल सेल का ही है इसके, है ना, ये इसके सब गायरियल सेल का ही है। उसके बाद अगर अपन आगे देखने की कोशिश करें तो ये आगे पीछे करके दिखा रहा है इसको अपने पास। ये देखो, ये दो अलग अलग स्पीयर है, उसके बीच में खांचे होंगे, उसकी बात कर रहे हैं ना। ये दो स्पीयर्स हो गए, दो पार्ट, है ना, वो उसके बीच में खांचे हैं। कॉर्पस कैलोसम इसे फिलहाल अभी क्लियर नहीं दिखा रहे हैं। तो खांचे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हैं, है ना। देखो कितने सारे ऐसे स्ट्रक्चर है खांचे वाले। और इसमें देखो ऐसे इसमें लाइंस भी दिख रहे हैं। ये सब लोब्स बने हुए हैं, लोब्स। ये सब लोब्स बनाने वाले, जितने मैंने इसको अलग अलग किया ना, जो ये उस सेक्शंस की बात कर रहे हैं, जितने भी खांचे बने हुए, जहाँ लाइंस दिख रहा है आपको। अब इसने कुछ नहीं किया, एक ब्रेन को पकड़ा, इस तरह से ऐसे काट दिया है। काट के देखने के बाद वो ब्रेन है, मतलब ये एक्चुअल में इसके ऊपर जस्ट ऊपर सेक्शन भी ऐसा ही है, सेम टू सेम ऐसा ही है।
सेम टू सेम सेक्शन इसका ऐसा ही है, मतलब इसने अलग कर दिया, एक सेप को पकड़ के आपने सीधा काट दिया, उसके ऊपर भी जस्ट आपके पास एक देखने को मिल रहा है ना। तो इसने केवल एक सामने वाला था। हम भी क्या करते हैं कि ब्रेन को पकड़ते हैं, उसको बीच से ऐसे काट देते हैं और सामने कैसे दिख रहे हैं, जैसे सेब है हमारे पास, उस सेब को ऐसे काट दिया तो व्हाइट वाला हिस्सा दिखता है ना अपने को, वैसे ही हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अभी। फिर आगे इसमें आते हैं। आशा करता हूँ कि इतना में तो फिर इसको आइडिया होगा कि कितने सारे लाइन्स होते हैं, लकीरें होती हैं, सबसे बड़ा पार्ट होता है, इस वैसे खांचे होते हैं, उस खांचे में भी एक मतलब एक सेक्शन को कंवर्ट एक दूसरे, दोनों एक दूसरे से जुड़ा होगा, वो कॉर्पस कैलोजम से जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रेन पकड़ते हैं, उसको सीधा से काट देते हैं, इसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। छोड़ दो, सीधा काट दिया ब्रेन को ना, सीधा 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 इस तरह से, है ना। तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो ब्रेन दिखता कैसे है एक्चुअल में, कौन कौन से पार्ट है वो सब एक्सपोज हो जाएंगे अब, ठीक। अब आप देख सकते हैं, तो ये वाला सेक्शन आप देखो, ये मैं बनाता हूँ इस तरह से, एक सेक्शन और बड़ा कर लेते हैं, बेटर है कि अच्छे से दिखे। ये देखो, ये एक सेक्शन इस तरह से, एक सबसे बड़ा वाला पार्ट है, आपको पता है कि ये क्या होगा, ठीक। यहाँ पे कुछ हिस्से प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद हम लोगों के पास पॉन्स, ठीक, ये हो गया मेडुला, नहीं मतलब ये वाला मिड ब्रेन, ये वाला पॉन्स, ठीक है ना, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये सीधा आप लोगों के पास स्पाइनल कॉर्ड। वही सेक्शन है, मैंने बड़ा कर दिया है, कुछ नहीं किया है। जो शुरुआत में पढ़ाया था ना मैं, उसी को मैंने बड़ा कर दिया और कुछ नहीं किया। और सेरिबेलम जो रहेगा ना, वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। ये देखो, ये जो मैं बनाया ना, ये एक्चुअल में सेरिबेलम है, ठीक। तो क्या क्या पार्ट हो गए इसमें, अगर इसमें हम डिफाइन करने की कोशिश करें, ठीक। ये जो बड़ा सा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअल में सेरिब्रम कहलाएगा, बड़ा सा पार्ट। अब इसी में लकीरें बहुत सारे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, इसमें लकीरें बहुत सारे हैं, तो मतलब गायरी और सल्काई बहुत सारे आपको सेक्शन में देखने को मिल रहा है। इस कारण से आपको ये वाला सेक्शन इस तरह से देखने का मिलेंगे। ये मैंने आपको गायरी और सल्काई इस तरह से दिखा दिया, ये देखो, ये इस तरह से, ये इस तरह से, नहीं है ना। ये वाला मैंने आपको क्या बोला, ये वाला हिस्सा सेरिबेलम है, ठीक। ये वाला थोड़ा सा मिड ब्रेन है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये एक्चुअल में ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा पूरा डायंसिफेलॉन का हिस्सा होता है ना। ये जो हिस्सा है ना, ये एक्चुअल में, ये मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया यहाँ पे एक बनाओगे तभी भी चल जाएगा। ये जो हिस्सा है ना, ये एक्चुअल में ये वाला पॉन्स का हो गया, ये वाला हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, और ये डायंसिफेलॉन के जस्ट नीचे जो है ना, ये आपका मिड ब्रेन होता है। तो मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर डायंसिफेलॉन रहेगा, है ना, और ये पूरा फोर ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक। अब इसको काटने के बाद क्या होता है, इसको काटने के बाद इस डायंसिफेलॉन को हम लोग बड़ा करके देखेंगे, टेंशन मत लो, आराम से देखेंगे, ठीक। अब होता क्या है कि जब इसको आपने ऐसे काटा तो उसका जो बीच का खांचा था कॉर्पस कैलोजम, तो दोनों को जोड़ के रखा था, वो भी दिखने लग जाएगा, ठीक। वो भी दिखने लग जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलेगा। ये पूरा कॉर्पस कैलोजम है। अब सोचो सेरिब्रम के बाद इसके ऊपर एक और सेरिब्रम का, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का दूसरा वाला पार्ट है ना। ये एक्चुअली पूरा सेरिब्रल, एक ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और इसके जो खांचे से जुड़ा हुआ वो भी खांचे दिखने लग जाएगा, ठीक। इस कॉर्पस कैलोजम के टोटल 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जो सामने की तरफ रहेगा, उसको अपन लोग बोलेंगे जीनू, यहां लिखते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीनू, है ना। इसको थोड़ा सा, एक सेकंड, आप लोग ऐसे मत बनाओ इसको, है ना, मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ इसको, थोड़ा सा क्लियर दिखने को मिले, ताकि स्ट्रक्चर वाइज आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक। तो जो सामने वाला हिस्सा है ना, इसको अपन लोग क्या कह दिए, जीनू। फिर जीनू के पीछे वाला हिस्सा है, देखो ये सामने हो गया, ये पीछे वाला हिस्सा, इसको बोल दिया बॉडी,
ठीक, जीनो बॉडी, और इस पीछे वाले स्ट्रक्चर का अपन बोलेंगे स्प्लीनियम, इसको हम लोग बोलेंगे स्प्लीनियम। कॉर्पस कैलोजम, तो कॉर्पस कैलोजम में कितने पार्ट्स हो गए? कॉर्पस कैलोजम के 3 पार्ट हो गए। एक हो गया जीनो जो कि सामने की तरफ है, जीनो के जस्ट पीछे बॉडी, और बॉडी के पीछे स्प्लीनम, स्प्लीनियम। तो ये 3 मिलकर के आपके कॉर्पस कैलोजम बनाने का काम करते हैं। ठीक, व्हाइट नर्व फाइबर्स का बना हुआ रहता है कॉर्पस कैलोजम, व्हाइट नर्व फाइबर। तो एंटीरियर पार्ट आपको थोड़ा सा अजीब देखने को मिल रहा है, और स्प्लीनियम देखो थोड़ा सा टूटा हुआ पार्ट टाइप का दिख रहा है ना, उसको अपन जीनम कह रहे हैं, और पीछे वाले हिस्से को हम लोग स्प्लीनम कह रहे हैं, और बीच वाले हिस्से को बॉडी कह रहे हैं। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे जो है ना पूरा डायंसिफेलॉन वाला हिस्सा है, ये पूरा डायंसिफेलॉन वाला हिस्सा है ना, इसको अपन बड़ा करके देखेंगे अभी। इसको अपन लोग क्या बोले? डायंसिफेलॉन वाला हिस्सा। तो 3 सेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। एक चीज और ध्यान पे रखे रहो, बता रहा हूं, इस जीनो की तरफ एक इस तरह से ऑब्लिक बैंड आपको देखने को मिलेगा। ऑब्लिक मतलब, ऑब्लिक तो समझ गया, ऐसा बनाते हैं ना हम लोग ऑब्लिक, ऐसा टाइप का एक बैंड देखने को मिलेगा। इस बैंड को हम लोग कहते हैं फॉर्निक्स। इस बैंड को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्निक्स। इस बैंड को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्निक्स। है ना। और इस चक्कर में एक छोटा सा खाली हिस्सा, वो बैंड बीच में टपक जाता है ना, इस कारण से एक खाली हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है। ये खाली हिस्से को हम लोग बोलते हैं स्यूडोसील। इस खाली हिस्से को क्या कहते हैं? स्यूडोसील। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडोसील। जो खाली हिस्सा ब्रेन में रहेगा ना, उसको हम लोग एक्चुअली टेक्निकली वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। जितने भी खाली हिस्से अब आपको देखने को मिलेगा वो सब वेंट्रिकल्स वाला हिस्सा रहेगा। और ब्रेन में टोटल 5 वेंट्रिकल्स है, मतलब टोटल 5 वेंट्रिकल्स हम लोगों ने स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, जो खाली हिस्सा कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो खाली है, केवल उसमें कुछ ना तो कुछ बह रहा हुआ, एक फ्लूइड बहता है इस ब्रेन में, है ना, वो बताता हूँ क्या है। तो ये खाली हिस्सा है तो वहां बहेगा कुछ ना तो कुछ हिस्सा। इसको स्यूडोसील या फिर 5th वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। स्यूडोसील या फिर 5th वेंट्रिकल के नाम से हम लोग जानेंगे। स्यूडोसील या फिर 5th वेंट्रिकल के नाम से हम लोग जानेंगे। 5वां नंबर का वेंट्रिकल, ये केवल और केवल मैमल्स में देखा गया। ठीक है, ये ध्यान पर रखे रहना। कॉर्पस कैलोजम इंपॉर्टेंट है, और 5th वेंट्रिकल अगर थोड़ा सा डीप में पूछे तो, शायद इतना डीप आप लोगों को नहीं पूछेगा। ठीक, तो ये ब्रेन वाला पार्ट। तो अच्छा लग रहा होगा कि आप लोग कॉपी में सभी लोग बना रहे होंगे, है ना, अपना अपना दिमाग से दिमाग बनाइए। बहुत अच्छा मेरे को लगेगा कि आप बनाएंगे तब। ठीक है, तो सेरिब्रम वाले पार्ट से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। एक चार्ट बनवा दूंगा लास्ट में, टेंशन मत लो, एक चार्ट बनवा दूंगा। ठीक है, चले डायंसिफेलॉन की तरफ। डायंसिफेलॉन की तरफ चलेंगे अब।
हमारा काम सेरिब्रम में ख़त्म। इसके बाद हम लोग डायेंसिफेलॉन के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इसको यहाँ पे साइड कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डायेंसिफेलॉन। अब इस स्ट्रक्चर को कंपेयर कर करके देखते जाना बस, है ना। अब डायेंसिफेलॉन कहाँ पे है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डायेंसिफेलॉन कहाँ पे है? डायेंसिफेलॉन जो है वो मिड ब्रेन के ऊपर है ना। डायेंसिफेलॉन जो है वह मिड ब्रेन के ऊपर है। डायेंसिफेलॉन जो है वो देखो, अगर मैं मिड ब्रेन बनाऊं तो मिड ब्रेन के ऊपर है, तो मिड ब्रेन पहले बना रहा हूं। आप एक साइड व्यू देखने की कोशिश करवा रहा हूं आप लोग को। ये आपका मिड ब्रेन हो गया, ठीक। इसके ऊपर आपको डायेंसिफेलॉन बनाना है, ठीक। ये आपका मिड ब्रेन हो गया। इसको हम लोग यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉन्स है, उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके बाद फिर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह से थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं इसको। देखो मिड ब्रेन के जस्ट नीचे पॉन्स, पॉन्स के पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पे ये ऐसा और यहाँ पे ऐसा। यहाँ पे हमारे पास सेरिबेलम। नाम बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को ध्यान पे रखना है। ये आपका सेरिबेलम, क्या क्या बोला? ये वाला सेरिबेलम, ये वाला पॉन्स, ये वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला मिड ब्रेन। ऐसा ही हुआ। और मिड ब्रेन के ऊपर हमारा डायेंसिफेलॉन है, नहीं, मिड ब्रेन के ऊपर हमारे पास डायेंसिफेलॉन है, ठीक। तो ठीक है भाई, आप लोगों के पास एक और कैविटी आप लोगों को बता, एक खाली हिस्सा बताता हूं। एक खाली हिस्सा मैं आपको बताता हूं जो आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेगा। ये भी एक वेंट्रिकल हुआ, ठीक। ये एक्चुअल में फोर्थ वेंट्रिकल है और जो कि मिड ब्रेन से इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। ये पूरा वेंट्रिकल है। ये खाली वाला हिस्सा है, ये सेरिबेलम से निकल करके पॉन्स के आसपास एक खाली वाला हिस्सा, इसको अपन फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। और ये जाकर के एक डक्ट इस तरह से निकलता है और मिड ब्रेन में निकलता है इस तरह से, है ना। मिड ब्रेन में ऐसा एक डक्ट निकलता है। बता रहा हूँ, सबका नाम बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, नहीं तो अभी टेंशन में आ जाओगे, है ना। तो फोर्थ वेंट्रिकल एक हम लोगों ने वहां पे देखा सेरिब्रम वाले हिस्से में। देखो ये हिस्से को बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हिस्सा हम लोग को खाली वाला हिस्सा देखने को मिला। यहाँ पे भी खाली हिस्से हैं सब। ये जो खाली हिस्से है ना, सेरिब्रम से निकल करके एक खाली हिस्सा निकला, फिर वो डक्ट के थ्रू गया और जाके डायेंसिफेलॉन से कलेक्ट होगा, ठीक। इसी की बात कर रहा हूँ, बस मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया उसको और कुछ नहीं किया। ये खाली हिस्सा हो गया, ये फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। यहाँ पे लिख लो फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। पांचवा बताया ना अभी एक तो, हाँ। तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान पे रखना है। कुछ आया क्या इधर? आधे लोग थोड़ा समस्या हो रहा है करके निकल सकते हैं, ठीक। तो मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर में, मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर में, मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर में, ये देखो यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर डायेंसिफेलॉन है, उसका एक पार्ट आप लोगों के सामने मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट इसके ऊपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, राउंड राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। इसको हम लोग बोले साइड साइड में प्रेजेंट है। आप खुद सोचो, इसको इमेजिन करने की कोशिश करो कि आप यहाँ से गए, यहाँ से जाने के बाद आप ऐसे गए। अच्छा, एक और तरीका आपको मैं इमेजिन करवा सकता हूँ, यहीं से करवाता हूँ कि आप फिलहाल मान के चलिए इस खाली जगह पे खड़े हुए हैं, ठीक। आप मूव कर करके इस डक्ट के सहारे इधर पहुंच गए, ठीक, इधर पे पहुंच गए, है ना। अब देखो ये डक्ट जो है ना, भाई ये डक्ट जो है वो खाली जगह से जाकर जुड़ा होगा, एक और वेंट्रिकल से जुड़ा ही होगा, ठीक। वो उस वेंट्रिकल को भी हम लोग इधर बना देते हैं ऐसा। ये देखो ये भी तो डक्ट जाके जुड़ा होगा इससे, तो समझ रहे हो। मेन पोजीशन ध्यान देने की कोशिश करिए कि ये डक्ट जो जा रहा है, इसको यहाँ से मिटाते हैं एक सेकेंड, तब आसान होगा काम।
ये जो ग्रीन कलर का मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ग्रीन ना, तो यहां पे भी मैं बोलूंगा तो यहां पे भी मेरे पास एक बढ़िया सा इस तरह से खाली हिस्सा देखने को मिलेगा। ये एक्चुअल में इसका थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड, ये फोर्थ हो गया। यहाँ पे आप खड़े खाली हिस्से से यहाँ पहुँच गए, ठीक, और यहाँ पे आप खड़े हुए हो बढ़िया से, यहाँ पे खड़े हुए, इसका बन शेडिंग कर लेते हैं। ये मान के चलिए खाली वेंट्रिकल है, इसको अपन लोग थर्ड वेंट्रिकल या डायोसील के नाम से जानते हैं, थर्ड वेंट्रिकल या फिर डायोसील। ऐसा लग रहा होगा कि प्योर हम लोग, ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बन के ही निकलेंगे आज, क्यों? अरे इजी है, टेंशन मत लो, ज़्यादा कुछ नहीं होता टेंशन वाली बात। ये पूरा खाली वाला हिस्सा, डायंसिफेलॉन का पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, ये एक्चुअल में आपका थर्ड वेंट्रिकल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायोसील। कहाँ प्रेजेंट होता है? डायंसिफेलॉन में, मिड ब्रेन के ऊपर है, जस्ट देखो मिड ब्रेन के ऊपर ही पोजीशन करवा दिया हूँ, ठीक है, मिड ब्रेन के। ये हार्मोन्स में आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप खड़े हुए इस खाली जगह में, आपने साइड साइड देखने की कोशिश कर दिया, आपने साइड साइड देखने की कोशिश कर दिया, है ना। साइड साइड में आपने यहाँ से ऐसे ऊपर गए और साइड साइड देख रहे हैं, तो साइड में आपको दो स्ट्रक्चर इस तरह से गोलाकार स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, है ना। एक सेकेंड, ये गोलाकार स्ट्रक्चर जो है अभी आगे नहीं हो सकता क्या? नहीं, इस गोलाकार स्ट्रक्चर को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है, ये देखो कलर चेंज यार, कौन सा कलर लूँ जो बेटर बैठे? ये वाला स्ट्रक्चर, ये। और इस साइड में भी, यहाँ पे पहुँचने के बाद आप साइड साइड में से हाथ डाल दिए, इस साइड वाले स्ट्रक्चर को, ये देखो ये वाला हिस्सा जस्ट वो मिड ब्रेन के ऊपर ही है। एक काम करते हैं, इस खाली वाले हिस्से के ऊपर ही बना देते हैं, तो ये आपको साइड साइड में देखने को मिल जाएगा, थोड़ा 3D स्ट्रक्चर टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक। आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं थैलेमस। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? थैलेमस। इसको हम लोगों ने क्या किया? फोर्थ नहीं, थर्ड ना, फोर्थ हो गया, थर्ड वेंट्रिकल, या फिर इसका दूसरा नाम है डायोसील। स्यूडोसील की जगह डायोसील हो गया। अरे कुछ नहीं किया, बस खतरनाक दिख रहा है वो, लेकिन है नहीं। यहाँ से यहाँ पे आप फोर्थ वेंट्रिकल से ऊपर की तरफ गए, वहाँ पे आप खड़े हुए, आजू बाजू आप लोगों ने देखा वो क्या था? थैलेमस। वो क्या था? थैलेमस, ठीक। इस थैलेमस के, जैसे आप यहाँ पे ऐसे खड़े हुए सीधा, आजू बाजू आपने थैलेमस देखा, आपने पीछे तरफ देखने की कोशिश करी, पीछे वाला हिस्सा, आपके पीछे वाले हिस्से में अगर आपने पीछे वाला हिस्सा देखने की कोशिश करी, तो आपके पीछे वाले हिस्से में आपके इस दोनों पीछे वाले स्ट्रक्चर में इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। साइड साइड देख लिया, पीछे देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये पीछे वाला स्ट्रक्चर, ये देखो, ये बना ऐसा, इस तरह से दोनों ही जगह से इस तरह से वो अटैच है, ठीक है। इस दोनों ही जगह से वो इस तरह से अटैच है। ये पता है क्या है? आप लोगों को पता होगा ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं पीनियल ग्लैंड। ये एक्चुअल में क्या है? पाइनियल ग्लैंड। तो थैलेमस के पास क्या है? पाइनियल ग्लैंड। सबका फंक्शन पढ़ेंगे आखिरी में, टेंशन मत लो। ये थैलेमस, उसके जस्ट पीछे पाइनियल ग्लैंड।
इसके जस्ट पीछे पाइनियल ग्लैंड। ठीक, और पाइनियल ग्लैंड के पास इस तरह से आपको इस तरह से थैलेमस के ऊपर है ना, थैलेमस के ऊपर जैसे स्टार शेप में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार बन जाएगा। ठीक है, और ये जो स्टार बनाने की कोशिश किया रेड में ना, चलो ब्लू ही ले लेते हैं। ये जो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बना रहा हूँ, ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये स्टार, दो स्टार्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक, इन दो स्टार्स को हम लोग कहते हैं, ये दो स्टार लाइक स्ट्रक्चर को, ये जो दो स्टार लाइक स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को मिला ऊपर में, थैलेमस के जस्ट ऊपर में, इसको हम लोग कहते हैं हाइबर न्यूक्लियाई। ठीक, याद नहीं रहे भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कुछ स्ट्रक्चर थैलेमस के ऊपर है और पाइनियल ग्लैंड उसके ऊपर अटैच्ड है। ठीक है, पाइनियल ग्लैंड जो है वह उसके ऊपर अटैच्ड है। तो ये पाइनियल ग्लैंड प्लस ये हाइबर न्यूक्लियाई जो है, ये दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं एपीथैलेमस। एपी मतलब ऊपर और थैलेमस के ऊपर है, इस कारण से इसको अपन क्या कह दिए, एपीथैलेमस। ठीक है, थैलेमस पीछे पीनियल, दोनों उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाइनियल ग्लैंड, तो ये दोनों को मिला करके एपीथैलेमस। तो एपीथैलेमस का पार्ट पेनियल ग्लैंड और हाइबर न्यूक्लियर दोनों है। ठीक, थैलेमस, ये दो स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल गए। अब तो बहुत इजी है सब, अब बहुत इजी है, अब आप केवल समझते जाइए। ठीक, एपीथैलेमस के जस्ट बेसल वाला पार्ट, ये देखो, ये जो बेसल वाला पार्ट है, मतलब डायंसिफेलॉन का सबसे नीचे वाला पार्ट। ठीक, डायंसिफेलॉन का जस्ट नीचे वाला पार्ट जो फ्लोर बना रहा है, फ्लोर, इस तरह से फ्लोर बना रहा है ना, डायंसिफेलॉन का निचला हिस्सा जो बना रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मेटाथैलेमस। यहाँ पे नहीं लिखते, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाथैलेमस। इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ लिखो, आधे लोग भाग गए, बढ़िया लोग देख रहे थे, लेकिन देखे कि सर भैया ब्रेन का तो पूरा सर्जरी कर रहे हैं, है ना। तो इसको अपन लोग बोलते हैं मेटाथैलेमस। क्या क्या तो कर दिए सर, इतना सारा। क्या क्या किए कि हम लोग ने मेडुला ऑब्लोंगेटा से थोड़ा सा पॉन्स की तरफ गए। पॉन्स में जाने के बाद हम लोगों ने खाली जगह में साइड में देखा, तो बोले हम लोगों ने थैलेमस देखा। पीछे की तरफ हम लोगों ने देखा पाइनियल ग्लैंड, उसके ऊपर स्टार शेप स्ट्रक्चर थे जिसका अपन हाइबर न्यूक्लियर कह रहे हैं, है ना। और जो खाली वाला हिस्सा है उसका अपन थर्ड वेंट्रिकल कह दिए। ठीक, और जो डायंसिफेलॉन के सबसे निचला वाला हिस्सा बना रहा है उसको हम लोगों ने मेटाथैलेमस कह दिया, है ना। इसमें इसको हम लोगों ने मेटाथैलेमस कह दिया। कोई दिक्कत, आराम से बना करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा सा नाम वाइज आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, है ना, लेकिन मैं आप लोगों को डायंसिफेलॉन के पार्ट्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। डायंसिफेलॉन में मैं पार्ट्स को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद का फिर ब्रेन स्ट्रक्चर इजी हो जाएगा। ये सबसे थोड़ा सा मुश्किल करता है। मैं आप लोगों को केवल ये आप लोग को केवल इतना याद रखना है फिलहाल आपके लेवल पे कि डायंसिफेलॉन में कौन कौन से पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ा। एक मेटाथैलेमस पढ़ा, एक हम लोगों ने एपीथैलेमस पढ़ा और एक थैलेमस पढ़ा। फिर आपके फंक्शन समझ में आपको क्लियर कट आ जाएंगे।
आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है वो चीज़ों में। आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चले आगे। चलो एक स्ट्रक्चर और पढ़ लो बस, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा और धैर्य रख करके बना लो भाई, है ना। ये जो स्ट्रक्चर बनाने वाला है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखो इस साइड भी प्रेजेंट है, उस साइड भी प्रेजेंट है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो स्ट्रक्चर थैलेमस से जुड़ा हुआ है, थैलेमस के जस्ट नीचे वाली बात कर रहा हूँ। ये तो सबसे फ्लोर वाली बात होगी जब मैंने व्हाइट कलर का बनाया। मैं थैलेमस का सबसे नीचे वाला पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैलेमस के जस्ट नीचे, थैलेमस के जस्ट ऊपर एपिथैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे ये वाला पार्ट, ये वाला, ये देखो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पार्ट थैलेमस के जस्ट नीचे। हम नीचे दिखा नहीं सकता, इस कारण से मैंने उसको नीचे दिखा दिया इस तरह से। इस थैलेमस के जस्ट नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। अरे ऊपर वाले को एपी, नीचे वाले को हाइपो, और क्या, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? हाइपोथैलेमस। अब इस हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड अटैच होता है। इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं जस्ट नीचे, यह हाइपोथैलेमस, उसके जस्ट नीचे में एक ग्लैंड अटैच होता है जिसको हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या क्या हो गया? बहुत सारा ही हो गया क्यों? तो आपके पास हाइपोथैलेमस, डायंसिफिलॉन में एक पार्ट, थैलेमस एक पार्ट, ठीक, एपिथैलेमस तीसरा, है ना, मेटाथैलेमस चार। तो डायंसिफिलॉन टोटल 4 पार्ट से मिलकर बने हुए रहते हैं। एक थैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना, एपिथैलेमस और मेटाथैलेमस। इतने पूरे सेक्शन से ये डायंसिफिलॉन का स्ट्रक्चर हुआ। थोड़ा सा बना लो, केवल पार्ट्स याद रखे रहो, बस इतना ही मैं चाहूंगा। सर स्टार को क्या लिखे? स्टार को ये लिखे हाइबर न्यूक्लियाई, हाइबर न्यूक्लियाई लिख लो, ठीक है। ठीक, अब ये पूरा जो हिस्सा लिखा हुआ है ना, ये पूरा जो हिस्सा लिखा हुआ है ना, देखो ये जो हमारा आईज है, ये आईज जो है ना वो सीधा इस हाइपोथैलेमस के पास इस तरह से एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और ये इस तरह से, दूसरा कलर मिलेगा तो बनाता हूं, है ना, ये इस तरह से ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से, एक आगे और एक पीछे। ठीक, क्या क्या बोला? देखो ये जो ऑरेंज कलर का लाइन है, ये आँख है हमारी, ये हमारा एक आँख है, ये देखो ये भी हमारा आँख है। ये जो हाइपोथैलेमस के पास ना एक ऐसा क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दोनों आँख के ऐसे नर्व्स आते हैं और उसके बाद इस तरह से थैलेमस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को अपन लोग कहते हैं ऑप्टिक काइज़मा। तो ऑप्टिक काइज़मा किस में पाया जाता है, ये ध्यान पे रखना है बस, हाइपोथैलेमस में। तो ये आपका काम बन जाएगा। तो ऑप्टिक काइज़मा में हम लोगों के पास पूरा, ये पूरा ब्रेन का सर्जरी हो गया आज, ठीक है। ठीक है, एक बस पॉइंट और लिख लो, फिर इसको खत्म करते हैं ना। अगर ये हाइपोथैलेमस है, देखो ये एक हाइपोथैलेमस वाला सेक्शन हो गया, इसी बनाया ना,
ये हाइपोथैलेमस वहाँ से अलग कर दिया है यहाँ से, ठीक। वहाँ से अलग करने के बाद दो राउंड स्ट्रक्चर्स आपको हाइपोथैलेमस के पीछे, ये आगे की तरफ हो गया, हाइपोथैलेमस सामने हो गया, ये पीछे की तरफ बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक और इस तरह से दो गोलाकार स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, केवल मैमल्स में ही, केवल मैमल्स में ही आपको देखने को मिलेगा ये दो गोलाकार स्ट्रक्चर, ठीक। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मैमिलरी बॉडीज। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? मैमिलरी बॉडीज। हाइपोथैलेमस के पीछे वाले स्ट्रक्चर में, मतलब ये सामने आंख वाला हो गया ना, इसके पीछे वाली बात बता रहा हूँ, पीछे वाले स्ट्रक्चर में इस तरह से अटैच रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस, मैमिलरी बॉडीज। और इस हाइपोथैलेमस से फिर तो पिट्यूटरी इस तरह से अलग है। पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। डायंसीफेलॉन के टोटल 4 पार्ट कौन कौन से बोला? एक थैलेमस, ये देखो ये गोल गोल स्ट्रक्चर, ये थैलेमस, ये गोल गोल स्ट्रक्चर थैलेमस, और एपिथैलेमस, फिर मेटाथैलेमस। लिख देता हूँ, बस लिख देता हूँ। ये मैमिलरी बॉडीज के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये हाइपोथैलेमस हुआ, और उसके पीछे वाले हिस्से में मैमिलरी बॉडीज है। मैमिलरी बॉडी कहाँ पाया जाता है? हाइपोथैलेमस लिखोगे आंसर, ये पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक। मैमिलरी बॉडी, या फिर कॉर्पस एल्बिकन्स के नाम से भी जानते हैं इसको, कॉर्पस एल्बिकन्स, इतना नहीं पूछेगा आपको, कॉर्पस एल्बिकन्स है ना, ठीक है। अच्छा, आप मैडम ने पूछा तो ये बात बता देते हैं कि डायंसीफेलॉन में हम लोगों ने टोटल 4 स्ट्रक्चर देखे, और उसके 4 पार्ट कौन कौन से हैं? एक हो गया थैलेमस, ठीक है। ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपका क्या हो गया? थैलेमस। उसके बाद आपको देखने को मिले एपिथैलेमस, उसके बाद नीचे वाला हिस्सा मेटाथैलेमस, उसके बाद आपको देखने को मिला हाइपोथैलेमस। याद रखने वाली बातें आपको क्या क्या रखनी है? हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, नीचे की तरफ अटैच है। बाकी मेटाथैलेमस में आप लोगों के पास ये सेक्शन आप लोगों को देखने को मिला। अब इन सब के क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसको अपन लोग देखेंगे। ऑप्टिक काइज़मा किसमें प्रेजेंट होता है? जो विजन के लिए, वो आपको देखने को मिलेगा थैलेमस में, ठीक। चलो चलें आगे, चलें मिड ब्रेन। कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई। स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद फंक्शन इजी हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है ये, अब बना सकते हो तो बना लो। मिड ब्रेन की तरफ चलेंगे हम लोग। 1 घंटे की क्लास हो गई है। कुछ नहीं करना है, इस मिड ब्रेन को इस तरह से काट देंगे। ये जो इसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर बैठा हुआ है ना, इसको अपन काट देंगे, अपने को क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगे उसी को देख लेंगे, हो गया, है ना। एक हम लोग सामने वाला हिस्सा देखेंगे, एक हम लोग पीछे वाला हिस्सा देखेंगे, बस इतना ही देखना है, काम खत्म हो जाएगा फिर। ठीक, ऐसा पकड़ेंगे और उसको ऐसे काट देंगे। कैसे बोल रहा हूँ? या आपने ऐसा पकड़ा, इसको ऐसे काट दिया। मिड ब्रेन को हम लोग क्या करेंगे? ऐसे काट देंगे, आड़ा, है ना। अभी हम लोग सीधा ही काट रहे थे इतना देर से, अभी हम लोग इसको आड़ा काट देंगे। तो आड़ा काटने के बाद हम लोग को मिड ब्रेन कैसा दिखेगा, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, कोई डाउट है क्या? है ना, सिंपल सिंपल है, कुछ नाम छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप
इन स्टार शेप स्ट्रक्चर। पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पीनियल ग्लैंड एपिथैलेमस का पार्ट है, हाइपोथैलेमस का पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है ना। और वेंट्रिकल्स कहाँ कहाँ पे, थर्ड वेंट्रिकल डायोसिल और फोर्थ वेंट्रिकल आपके ये सेक्शन। अभी सेरिब्रम में भी वेंट्रिकल्स हैं, बस वही बताना बची है, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चले। कोई डाउट है तो आप लोग लिख दो, बाकी मैं रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें मिड ब्रेन, ठीक, आपने मिड ब्रेन पकड़ा, उसको बीच से इस तरह से काट दिया, तो आपको कुछ इस तरह से सेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक, तो आपने इसको इस तरह से काटा तो इधर हिस्सा अलग कर दिया, उधर हिस्सा अलग कर दिया, आगे पीछे दोनों हिस्से को अलग कर दिया। ठीक, मैंने क्या किया, इसको ये ऐसा है, ठीक, ये ऐसा है ना, एक सामने वाला हिस्सा है और एक पीछे वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा सामने वाला हिस्सा है, इसको हम लोग एंटीरियर हिस्सा कहते हैं, सामने वाले को इंग्लिश में एंटीरियर हिस्सा कहते हैं, और ये वाला पीछे वाला हिस्सा है। ठीक, आपने डायंसिफेलॉन था, ये सामने वाला हिस्सा, ये पीछे वाला, आपने इसको ऐसे काट दिया, तो ये सामने उंगली वाला हिस्सा ये इधर है और पीछे वाला हिस्सा इधर है। तो आपको पीछे वाले हिस्से में दो क्या, चार देखने को मिलेंगे, इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। देखो, ये सामने वाला हिस्सा मिड ब्रेन का, ठीक, ये पीछे वाला, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर है, दो टोटल दो और दो है ना। वैसे ही भी इधर साइड पे भी 2 और 2, ठीक, ये पूरा मिड ब्रेन था, इसको आपने काट दिया तो इस तरह से दिख रहा है हमको। मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल में ऐसा है, आप उसको ऐसा रख लो, यहाँ पे 2 गोलाकार स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी 2 गोलाकार स्ट्रक्चर। इन गोलाकार स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं, इन गोलाकार स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एकदम ध्यान से उतर गया, हाँ, है ना, आगे पीछे ही रहता है। जैसे कि अगर मैं ये एक मिड ब्रेन बनाऊं, ध्यान आएगा मेरे को, ये अगर एक मिड ब्रेन बनाऊं, है ना, ये मिड ब्रेन, ये एक ऊपर, ये 2 ऊपर, ये 2 नीचे, इन दोनों स्ट्रक्चर को मैं फिलहाल, हमको एक ही दिख रहा है क्योंकि हम केवल एक ही साइड से काटे, इधर से देख रहे हैं इसलिए, सामने से देख रहे हैं इसलिए, है ना। तो ये टोटल 4 होते हैं ना, टोटल 4, इसको अपन लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 अपर और 2 लोअर, ये आप लोगों को इसी तरह से देखने को मिलेंगे, टोटल 4। इसी प्रकार से सामने वाले हिस्से में आपको नर्व फाइबर इस तरह से देखने को मिलेंगे, इस तरह से नर्व फाइबर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये फाइबर हो गया, इसको अपन लोग बोलते हैं क्रस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूरा सेरिब्री होना चाहिए, क्रस सेरिब्री या क्रूरा सेरिब्री बोलते हैं ना, हाँ, क्रस सेरिब्री या फिर सेरिब्रल पेडंकल, क्रस सेरिब्री या सेरिब्रा पेडंकल, क्रस सेरिब्री या सेरिब्रल पेडंकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना जो है वह क्या है, देखो 2 हिस्से हो जाएंगे, एक ऊपर वाला सुपीरियर हो जाएगा, ये वाला इंफीरियर हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला सुनने में मदद करता है ना, हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ऊपर वाला ना विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अपर वाला किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, विजन, आँख देखने के लिए, और ये वाला सुनने के लिए। ये चीज़ ध्यान पे रखे रहेंगे आप। तो ये मिड ब्रेन का मेन स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने। उसके बाद लास्ट हाइंड ब्रेन वाला पार्ट अब हम पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जिसको अपन बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम
ठीक, चले। सेरिबेलम, दो पार्ट बस ध्यान रखे ना उसमें काम बन जाएगा। सेरिबेलम, पॉन्स में क्या होता है, बहुत सारे नर्व फाइबर्स ही होते हैं, फिलहाल आपके काम के नहीं है ना। अभी आपको थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके लिए ठीक है ना। तो सेरिबेलम का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आप ऐसा गोलाकार स्ट्रक्चर बार बार बना रहा था इसमें, छूट गया वो गोलाकार स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते जा रहा था ना मैं, जो ये देखो ये ऐसा बनाया एक, उसके बाद फिर पॉन्स वायरली ऐसा करके उसी प्रकार से ऐसा किया। ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर था ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको अपन लोग सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। ये सेरिबेलम में देखोगे ना, इसमें भी वो दो प्रकार के हेमिस्फीयर होते हैं, दो ईच, तो इसमें भी दोनों ही होंगे, दो होंगे। जैसे कि सेरिब्रम में स्टार्ट हुआ था ना, वैसे सेरिबेलम में भी होगा। दो ऐसा गोलाकार स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो इस तरह से ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपको देखने को मिल जाएंगे, दो गोलाकार स्ट्रक्चर से मिलके बने हुए हैं। इसको हम लोग बोलेंगे सेरिबेरल हेमिस्फीयर, उसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको हम लोग सेरिबेलर हेमिस्फीयर। और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच में इस स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलेंगे वर्मिस। इसको अपन क्या बोलेंगे, वर्मिस। तो दो सेरिबेलम वाले हिस्से को अगर आपने देखें क्वेश्चन नहीं किया, दो भाग से मिलकर बना हुआ है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बीच वाले पार्ट को अपन वर्मिस के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सारे पार्ट है इसके, बहुत सारे खांचे आप लोगों को देखने को मिलेंगे पार्ट्स वाइज, तो ये आपको मिला फिलहाल अभी इतना ही जरूरत है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो हो गए, इनके बीच वाले पार्ट को, जो बीच वाले पार्ट को अपन क्या कह दिए, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसी प्रकार से इस हेमिस्फीयर में एक इस तरह से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एकदम शाखाएं बहुत सारा रहेगा ऐसा इस तरह से, ये दोनों जगह में इसको देखने को मिलेगा आपको। इसको मिटाऊं क्या अभी, इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नाम से जान रहे हैं। तो इसको हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नाम से जान रहे हैं। इसमें बहुत सारे शाखाएं आपको देखने को मिलेंगे, इन शाखाओं को हम लोग कहते हैं आर्बोरविटाई। आर्बोरविटाई किसमें होता है, पहले पीएमटी के क्वेश्चन में पूछता था, ठीक, व्यापम में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। आर्बोरविटाई कहाँ होता है बोलोगे आप, सेरिबेलम। कुछ नहीं, अगर आपको डायग्राम ध्यान पे नहीं आया, सबके पार्ट्स बस कॉपी में लिख देना, वो उतना काम आ जाएगा आपको, कि कहाँ पे क्या होता है ये पता तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही ये दोनों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इस तरह से एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और बहुत सारा ऐसा लोब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस तरह से, है ना। इसको अपन लोग बोलेंगे, ये जो ऐसा निकला हुआ स्ट्रक्चर है, इसको अपन लोग बोलेंगे फॉलो। एक सेकंड मैं कंफर्म कर लेता हूँ। फॉक्यूलस, ठीक, सही लिख रहा था। तो ये जो दो लोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके जो एंड वाला पार्ट है, मतलब यहाँ वाली पार्ट बात कर रहा हूँ, ये एंड वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पे अपन को फॉलिकुलस देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास मुख्यतः सेरिबेलम का देखने को मिला। तो सेरिबेलम में आपके पास दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और एक इस तरह से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसको अपन लोग आर्बोरविटाई कहते हैं। और उसके एंड वाले पार्ट में आपको फ्लॉकुलस लाइक स्ट्रक्चर या लोब देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाले पार्ट्स आपको ध्यान पे रखने हैं, ठीक है ना। तो लगभग आपके जो आपको जितनी ज़रूरत है वो आपको लगभग कवर अप है। और एक चीज़ और आपको ध्यान पे बता दूं कि देखो, ये वाला पार्ट मिड ब्रेन हुआ, ठीक, ये वाला पार्ट मिड ब्रेन हुआ, ये वाला पार्ट पॉन्स हुआ, ये वाला पॉन्स हुआ, ये वाला मिड ब्रेन हुआ,
ये वाला आपका, ये वाला आपका मिड ब्रेन, ये वाला पॉन्स हो गया, और ये वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा कह दिए। ये तीनों एक लाइन पे प्रेजेंट है नहीं, ये तीनों एक लाइन में प्रेजेंट है नहीं। क्या क्या बोल रहा हूं, मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीनों में एक लाइन करके एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, टनल लाइक स्ट्रक्चर। इसको अपन लोग ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान पे रख लेना कि ब्रेन स्टेम कौन कौन बनाता है, ये भी ध्यान पे आप रखे रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ब्रेन स्टेम कौन कौन सा क्या क्या बना रहा है ये ध्यान, मिड ब्रेन, पॉन्स, है ना, और सर कार्बेल के नहीं समझा आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो है सेरिबेलर लिखना ना, अगर ये पूछ रहे हैं तो सेरिबेलर हेमिस्फीयर, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। हाँ, हेमिस्फीयर। सेरिबेलर लिखना, सेरिब्रल मत लिखना, सेरिबेरल, सेरिबेलर, सेरिब्रल वाला हो जाएगा ना तो सेरिब्रम का पार्ट हो जाएगा, ये सेरिबेलर है। तो ये तीनों एक जगह MPMO एक साथ आ रहे हैं ना, इसको हम लोग ब्रेन स्टेम कहते हैं। ऐसा सीधा स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, इसलिए ये ब्रेन स्टेम कहते हैं। ठीक, बाकी आप अपन इंटरनल पढ़ते हैं, उसके बाद फंक्शंस पढ़ते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं ब्रेन को। हो गया, चलो नेक्स्ट। एक स्ट्रक्चर में एक और तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जितने भी वेंट्रिकल्स हैं या जितने भी खाली हिस्से हैं ब्रेन में, उसमें कौन सा फ्लूइड दौड़ता है, ठीक, कौन सा फ्लूइड रहता है। मान के चलो मैंने ये दो हेमिस्फीयर सेरिब्रम के बनाए, ये देखो ये दोनों ही सेरिब्रम के बनाए। ये क्या हो गया, सेरिब्रम, सेरिब्रम। अब ये सेरिब्रम जो है, ये सेरिब्रम का सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये इसका खाली वाला हिस्सा। देखो दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पूरे सेक्शन को किस तरह से समझ सकते हैं। ये इसका खाली वाला हिस्सा, ठीक, ये डायंसिफेलॉन का, फिर ये आगे जा करके एक डक्ट बना लिया, फिर डक्ट बनाने के बाद फिर ये खाली वाला हिस्सा, ठीक, वेंट्रिकल्स है ना। उसके बाद फिर एक सेकेंड, इसके बाद फिर एक और वेंट्रिकल, आप लोगों ने पढ़ लिया इसको भी, ठीक है ना। फिर वो मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ जाता है। तो ये सेक्शन अगर आप मैं दिखाऊं आपको, और इसको मैं डबल कर दूं ऐसा, ये तो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या हिस्सा कौन कौन सा है, ठीक। इसमें ये दोनों ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जो शुरू में हम लोगों ने सेरिब्रम के साथ दो पार्ट्स हम लोगों ने देखा है ना। ये कैविटी आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना। ये कैविटी है, वेंट्रिकल वाला हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, इसको अपन लोग पैरासील कहते हैं।
तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में मोस्टली जो हिस्सा है वो एक्चुअल में पैरासील या फिर लैटरल वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हेमिस्फीयर दो है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो है, तो ये फर्स्ट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये सेकंड वेंट्रिकल हो जाएगा, है ना। हम पूरे पांचों पढ़ लिए हम लोग। फिर ये दोनों ही एक दूसरे से इस तरह से मिल जाते हैं, मिल रहे हैं ना, ये दोनों ही एक दूसरे से यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे ठीक मिल गए, है ना। इस मिलने वाले जगह को अपन लोग कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो। याद रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। फोरामेन ऑफ मोनरो, दोनों वेंट्रिकल्स एक जगह मिल गए, फोरामेन ऑफ मोनरो कहलाएगा, फोरामेन ऑफ मोनरो। उसके बाद क्या है, वो आगे डायंसिफेलॉन की तरफ जाएगा, और डायंसिफेलॉन जो है वो थर्ड वेंट्रिकल डायोसिल, मैं भी बताया, थर्ड वेंट्रिकल डायोसिल को रखेगा। अरे थर्ड वेंट्रिकल अभी पढ़ाया ना, डायोसिल, उसको एक दूसरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डायंसिफेलॉन का थर्ड वेंट्रिकल हो जाएगा। फिर थर्ड वेंट्रिकल एक डक्ट से फोर्थ वेंट्रिकल में जुड़ेगा, ये एक से फोर्थ वेंट्रिकल हो गया, नहीं ये इसका फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। और थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल जिस डक्ट से जुड़ा रहेगा उसको अपन लोग बोलेंगे सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। तो इस तरह से पूरे वेंट्रिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। इस तरह से पूरे एक वेंट्रिकल्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, इसको अपन सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं या ईटर एक्वेडक्ट भी बोलते हैं, उतनी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास पांचों में आप लोगों को कॉर्पस कैलोजम वाला बताया, 1 2 है ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, डायंसिफेलॉन में थर्ड, फोर्थ आपके पास इसमें बताया आपको पॉन्स और मिड, ये मिड ब्रेन वाला हिस्सा हो गया ना, मिड ब्रेन के जस्ट नीचे में आपको एक वेंट्रिकल बताया था, है ना, जो पॉन्स के आसपास था, पहले बताया ना जो, और ये आपके पास थर्ड वाला है, ठीक। तो ये पूरे वेंट्रिकल्स आप ध्यान में रख सकते हो तो रख लो, अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो अब स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है ये वाला पोर्शन। तो इतने सारे पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिया ब्रेन के, है ना, इतने सारे पार्ट्स हम लोगों ने ब्रेन के पढ़ लिए। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अब इनके फंक्शंस। तो जितने भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस देखने को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन आप लोगों का खत्म हो जाएगा। नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स, सबके फंक्शंस मैंने आप लोगों को बता दिया। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन आप लोग के में था, है ना। तो ये सब हम लोगों ने नर्वस सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह कंप्लीट कर लिया, है ना। तो शायद आपके कोर्स में स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन ही दिया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं दिया है ना। तो नर्वस सिस्टम मोस्टली मेरी तरफ से आपके लायक कंप्लीट हो चुका है। फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग, फंक्शंस ऑफ ब्रेन देख लेते हैं कि क्या क्या है। पढ़ने के लिए हम लोग एक एक करके भी पढ़ सकते हैं कि थैलेमस कैसा होता है, क्या होता है, उतना डिटेल की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला वाला पार्ट आप लोग खुद ही रिलेट कर पाओगे, ठीक। तो आप लोगों ने सेरिब्रल हेमिस्फीयर पढ़ा, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो पढ़ा हुआ है, तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, ठीक। विल पावर, विल पावर कहाँ से आता है, यहीं से, यही से रिस्पॉन्सिबल है। नॉलेज इसी से ही, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक। उसी प्रकार से मैं बोलूंगा मेमोरी इधर ही,
उसी प्रकार से मैं बोलूँगा थिंकिंग, इसी के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है। उसी प्रकार से मैं बोलूँगा रीजनिंग, तर्क लगाते हो ना, तर्क वितर्क सब लगाते हो, तो ये हो गया रीजनिंग। विल पावर, नॉलेज, मेमोरी, थिंकिंग, है ना, रीजनिंग। ठीक, जितने भी आप ऐसा हाथ ऊपर नीचे कर रहे हो, है ना, पैर ऊपर से दौड़ना है, जितने भी मूवमेंट कर रहे हो जो अपने इच्छा अनुसार कर पा रहे हैं ना, तो वो सब सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाला का फंक्शन है। ठीक, सेकंड डायंसिफेनॉन का फंक्शन देखते हैं। डायंसिफेनॉन, डायंसिफेनॉन में हम लोगों ने क्या क्या पार्ट्स पढ़े, उनके पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा थैलेमस। थैलेमस कुछ नहीं है, जो सेंस होता है ना, जैसे कि ये गर्म को आपने छू लिया, उसको ब्रेन में ले जाएगा, है ना, फिर ब्रेन में कहाँ पहुंचाता है, इस सेरिब्रम वाले हिस्से में। ठीक है ना, तो इस तरह से रिले करते रहता है कि जहाँ पे सेंस ऑर्गन है वहाँ से पकड़ता है, सेरिब्रम में मैसेज देता है, फिर सेरिब्रम से ये हाथ की तरफ जाएगा। तो ये रिले करने वाला काम करता है कौन? ये क्वेश्चन पूछा क्या क्वेश्चन है, ये रिले करने वाला काम कौन करता है? थैलेमस। उसी प्रकार से हम लोगों के पास एपिथैलेमस था, और एपिथैलेमस में हमारे पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है पाइनियल ग्लैंड, और पाइनियल ग्लैंड जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, मैच्योरिटी के लिए, सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है एपिथैलेमस के लिए। ठीक, सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन पूछेगा ही आपको, हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना, लेकिन वास्तव में हाइपोथैलेमस ज्यादा कंट्रोल पावर है ना। ये आप लोग ध्यान पे रखे रहना। स्लीप, हेट, लव, जितने भी सेक्शन है ये सब, स्लीपिंग, लव, हेट, जितने भी इमोशंस हैं, ये सब हाइपोथैलेमस का काम है ना, ये सब हाइपोथैलेमस का काम है भाई। टेम्परेचर कंट्रोल, पेन, हंगर, थर्स्ट, है ना, पेन, ये सब आपको प्यास लग रही है, थर्स्ट इसके लिए भी, स्लीप के लिए भी, पेन आपको नींद आ रही है ना, नींद आ रही है कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताएगा। प्यास लग रही है कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। थर्स्ट बोलते हैं ना उसको। ठीक, इमोशंस, है ना, टेम्परेचर कंट्रोल, बाहर जितना भी टेम्परेचर रहे, बाहर जितना भी टेम्परेचर रहे, लेकिन आपका बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कहाँ होता है? होता है क्या? नहीं होता ना। ठीक, बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। बिहेवियर, है ना, रात को सोना है ये बताने वाला काम कौन कर रहा है? उठना कब है ये भी बताने वाला काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर कंट्रोल को हम लोग एक शब्द में बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है आपको पूछेगा तो हाइपोथैलेमस। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। ठीक, इमोशंस प्लस टेम्परेचर कंट्रोल प्लस सोने उठने के लिए जो कर रहे हैं, तो ये आप चीजों को ध्यान पे रख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोगों ने देखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस के पास एक क्रॉस बन रहा था ऑप्टिक काइज़्मा ना, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो विजन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। तो इनडायरेक्ट रोल इसमें विजन का भी है। ठीक, मिड ब्रेन देखते हैं हम, इसके बाद मिड ब्रेन देखते हैं। मिड ब्रेन में हम लोगों ने दो गोलाकार स्ट्रक्चर देखे थे ना, तो ये हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और ये विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अरे जिसको अपन सेरेब्रल पेडंकल कह रहे थे, यही बात बोल रहा हूँ। दो ऊपर वाले विजन के लिए, नीचे वाले हियरिंग के लिए था। ये आप लोग ध्यान पे रखे रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो सेरिबेलम। स्पीड हो गया क्या? फिर रिपीट करना है क्या? बता दो।
सेरिबेलम जो है वो बॉडी बैलेंस में मदद करता है। सीधे आप खड़े हुए ना, ये बॉडी बैलेंस में मदद करता है। आपके पोस्चर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल यही है। अब आप खुद देखो, इसको मस्त तरीके से समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति ने अल्कोहल ड्रिंक कर लिया तो वो अपना बैलेंस खो देता है, खो देता है। किसी व्यक्ति ने अल्कोहल ड्रिंक कर लिया, ठीक, अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है। क्यों गड़बड़ाता है? क्योंकि अल्कोहल जाकर के सेरिबेलम वाले पार्ट को इफेक्ट कर देता है। इस कारण से बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाता। इस कारण से सेरिबेलम बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी ध्यान पे आप रखे रहना, है ना। बॉडी बैलेंस है ना बराबर रखने के लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल है। पॉन्स जो है वह ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सांस लेने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रीथिंग। यहाँ पे एक सेंटर होता है जिसका अपन लोग न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये कहाँ होता है? पॉन्स में। क्या मदद करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर? ब्रीथिंग के लिए। ब्रीथिंग कंट्रोल करता है, कब आपको बढ़ाना है, कब आपको कम करना है। ये ब्रीथिंग कंट्रोल करने का काम पॉन्स करता है, ठीक। लास्ट हम लोग देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। बहुत पढ़ा दिया क्या आज? मेडुला ऑब्लोंगेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के सब पार्ट्स तो आराम से एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा देखो, कफिंग, ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है। यॉनिंग, उबासी आता है ना, ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा। कफिंग, स्नीजिंग, स्नीज कर रहे हैं ना, सर्दी खांसी, ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा। उबासी आ रही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। जलेबी देख करके थोड़ा सा लालच आता है ना, सलाइवा सिक्रीशन के लिए, ये भी रिस्पॉन्सिबल है ना। सब मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगा। हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ये सब के लिए मदद करेगा भाई। हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, उल्टियां हो रही है, वॉमिटिंग, ये सब जो सेंस आता है ना, ये कहाँ से आता है? ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा का पार्ट। तो सब ब्रेन्स के जितने भी पार्ट्स थे उन सब के फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या क्या आपको रिपीट करना है, एक बार बोल दूं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर विल पावर, नॉलेज, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग के लिए। डायंसिफेलॉन रिले का काम करता है, ठीक है, सेंस ऑर्गन से ब्रेन में, ब्रेन से सेंस ऑर्गन में मैसेज पहुंचाने के लिए। एपिथैलेमस में पाइनियल ग्लैंड होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइपोथैलेमस में स्लीप, इमोशंस और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए मेनली। ये टेम्परेचर कंट्रोल वाला इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप ध्यान पे रखे रहना। थर्मो रेगुलेशन, ठीक। बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मिड ब्रेन हियरिंग, विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेरिब्रम बॉडी बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पॉन्स किस लिए? ब्रीथिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जितने भी यॉनिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान पे रखनी है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन वाला पार्ट आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम लेंगे, है ना, उसको एक दो क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सिस्टम लेंगे। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हार्मोन्स वाला सेक्शन बस बच जाएगा, उसके बाद थोड़ा हड्डियों वाला बचेगा, हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों की टाइमिंग देखते हैं, 5 से 6 हम लोग रखने की कोशिश करेंगे, है ना। रोज़ साइंस क्लास, मेरी क्लास 5 से 6, ताकि हम लोग हर दिन कंप्लीट कर ले, है ना, चीज़ें 1-1 घंटे में हम लोग करेंगे तो आराम से हम लोग, मैं सोचा हूँ कि 30 जनवरी तक आपका सब क्वेश्चंस कंप्लीट कर दूँ। जितने भी सिस्टम्स है ह्यूमन से रिलेटेड वो सब कंप्लीट हो जाए, कुछ थोड़ा फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस के ऊपर देख लेंगे। कुछ होगा तो आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू कवर अप करा दूंगा, ठीक है। बाकी मेंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कवर अप करते हुए भी चल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा डिटेल भी जा रहा है ना, तो आपको वो फायदे दिला देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग का ये पोर्शंस कहीं ना कहीं तो काम आने ही वाला है, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, है ना। आज आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और बाकी कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, बाकी मैं चैट देख लेता हूँ।
हाइड्रोसिफेलस की बात इन्होंने करी है। देखो जितने भी वेंट्रिकल्स, कोई पूछा है किसी ने क्या, फरहद जान ऐसा करके कोई है, तो हाइड्रोसिफेलस क्या है? हाइड्रोसिफेलस जो है वो एक्चुअल में बच्चों में ज़्यादा हो रहा है। कैसे? वेंट्रिकल्स जितने भी हम लोगों ने पढ़े ना, यहाँ पे जितने भी वेंट्रिकल्स है ना, इसमें से एक फ्लूइड मूव करता है जिसको अपन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। अब फ्लूइड का प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए, ये फ्लूइड जहाँ पे दौड़ रहा है इसका प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, तो ब्रेन के ऊपर डैमेज, ब्रेन के स्ट्रक्चर में डैमेज करना है। कोई भी फ्लूइड है वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो ब्रेन में डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो वो फ्लूइड प्रेशर की वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है। बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिला, हाइड्रोसिफेलस हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जितने भी खाली वाले हिस्से हैं इसमें एक फ्लूइड दौड़ता है जिसमें अपन लोग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। फिलहाल उसका पाथ मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, लेकिन हाइड्रोसिफेलस एक बच्चों वाली बीमारी है, बच्चों में ज़्यादा होता है और कुछ नहीं, फ्लूइड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो ब्रेन डैमेज कर देता है। इस कारण से ब्रेन डैमेज हो गया तो बाकी समस्याएं आपको बच्चों में देखने को मिल जाएगी। तो ये सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। और कुछ किसी को कुछ और लोब वाइज भी अगर आपको फंक्शन देखना है तो मैं आपको फंक्शन बता दूंगा, आपको भेज दूंगा। आप लोब वाइज देख लेना कि कौन सा टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन लैंग्वेज के लिए, कौन सा लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक रीडिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिख के भेज दूंगा। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो बता देना, बाकी आप ग्रुप में लिख सकते हो। ठीक है, चले, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।